एक बड़ी खबर, राजस्थान के राजसमंद में सैलाब में स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तालाब का बांध टूटने से पानी में स्कूल वैन फंस गई है और इस वक्त बीच तालाब में छात्रों की स्कूल की वैन जो है वो अटकी हुई है और वैन में करीब 10 बच्चे भी हैं। पानी का जरा वेग देखिए आप, और वो देखिए वैन आपको दिखाई दे रही है। इसमें 10 बच्चे हैं इस वैन के अंदर। चुनौती है कि कैसे इन बच्चों तक पहुंचा जाए, कैसे इन बच्चों को वहां से बाहर निकाला जाए। जबरदस्त सैलाब की तरीके से पानी बहता हुआ आ रहा है। बस बचाव के लिए बीच बीच में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, तस्वीरें तो बहुत डरावने वाली हैं और वैन भी पानी में डूबी दिख रही है। 10 बच्चे बताए जा रहे हैं वैन के अंदर। इस वक्त क्या हालत है वहाँ? देखिए, बिल्कुल ये कुंभलगढ़ क्षेत्र है जहाँ पर बारिश हुआ है। होटल लेक एलपी के पास तालाब है और ये पानी का तेज बहाव है। 8 से 10 बच्चे स्कूल के बस में मौजूद हैं। उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो मेरे पास खबर आ रही है, काणूजा गाँव है। काणूजा गांव का है और ये लगातार यहाँ कुंभलगढ़ में जो है नाले बहुत तेज उफान भरे, क्योंकि देर रात से भारी बारिश हो रही थी पूरे कुंभलगढ़ बांसवाड़ा और ये आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है पहाड़ की तरफ। और ये जो बस है अचानक वहाँ से गुजर रही थी और जब जो उफान पड़ता बहुत तेज पानी आ गया, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं उफान पड़ता बहुत तेज पानी आ गया और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं किस तरीके से बस फंस गई है। उनको बच्चों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मौके पर प्रशासन अभी पहुंच रहा है, क्योंकि रास्ता कट गया है। जो रास्ता पहुंचने वाला है वहां पर अभी पहुंचने के प्रयास लोग कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी कोई बच्चों के बारे में कोई अपडेट है? कुछ किसी से आपकी बात हो पाई? मनीष, इन बच्चों के बारे में कोई अपडेट है फिलहाल? जी सौरभ, देखिए अभी 5 लोग थे जो मेरे पास खबर आ रही है कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है। जो उस बस में सभी 5 लोग थे और ये काणूजा गांव है कुंभलगढ़ के पास का मामला है। ये काणूजा गांव लेक पैलेस के पास वहाँ पर, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसके बाद जो नदी नाले उफान पर चल रहे थे कुंभलगढ़ इलाके में, वहाँ पर ये बस जा रही थी स्कूल की। उस स्कूल के बस में बच्चे फंसे थे शुरुआत में, और जब अचानक से पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो बस ड्राइवर बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया और बस वहीं पर छोड़ दिया। आनन फानन में जो गाँव के जो लोग थे वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, प्रशासन को भी बुलाया गया है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसमें 5 लोग सवार थे, 5 के 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, बच्चों समेत। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वाकई उस वक्त क्या हालत रही होगी जब अचानक पानी आया होगा, क्योंकि इस तस्वीर में तो ये वैन पूरी तरीके से आधी तो डूबी दिखाई दे ही रही है। बच्चे कितना डर गए होंगे उस वक्त और किस तरीके से इनको बचाया गया होगा, उसकी भी तस्वीरें ज़रूर होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप फिलहाल देखें, जब ये वैन फंसी पानी में तो क्या हालत थी वहाँ पर। एक बार फिर मनीष ये बताइए, इतना पानी अचानक आया कैसे? नाले का बहाव है, पहाड़ी इलाका है ना राजस्थान का। देखिए ये कुंभलगढ़ क्षेत्र है और चूंकि कुंभलगढ़ का जो इलाका है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ ये पूरा इलाका, काणोता जो गांव है, और ज़बरदस्त इस इलाके में मानसून एक्टिव है। बांसवाड़ा, उदयपुर, कुंभलगढ़ ये जो इलाके हैं, और यहाँ पर मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ से लेके इस रीजन में रेड अलर्ट भी दे के रखा हुआ है कि अति से अधिक अति बारिश होगी यहाँ पर। और 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो गाँव का जो इलाका है, जिस जगह पर ये बस आपको फंसी हुई दिखाई दे रही है, इसके पास नाला जाता है और ऊपर से पहाड़ों से बहुत तेज जो पानी बह के आ रहा है। बस ड्राइवर जो चालक है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि पानी का बहाव बहुत तेज है या नहीं, और उस वहाँ से निकालने की कोशिश की और पानी का बहाव और भी बहुत ज़्यादा तेज आ गया, इसीलिए वो बस वहाँ पर फंस गई। हालांकि कुछ लोग लगातार देख रहे थे कि ये बस वहाँ से निकल रही है, मोबाइल पे वीडियो भी कैद किया है, और जब देखा कि उसमें बच्चे सवार थे तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की, और जो अभी हमारे पास सूचना आ रही, बच्चों को निकाल लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पूरा वो इलाका है वो शुरुआत में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पहाड़ों से जो पानी आता है तो एकदम टापू की तरह बन जाता है, क्योंकि पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से निकलता है। और बस ड्राइवर की कहीं ना कहीं गलती हम मान सकते हैं कि बच्चों की जो जिंदगी है वो खतरे में डाल दी है। लेकिन राहत की बात है कि सारे बच्चे बचा लिए गए, सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया।
फेक अकाउंट के जरिए जातीय संघर्ष की साजिश, जातीय संघर्ष के जरिए समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश। उन्होंने कहा भगवा गमछा लगाकर लोग उत्पात करने का प्रयास करते हैं। उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि एक व्यक्ति जो है बता रहा था खुद को कुछ और बात करते करते मुंह से निकल गया अल्लाह, तो मतलब मुसलमान था, बना हुआ था कुछ और पहचान कुछ बना करके सोशल मीडिया पर अकाउंट खोला हुआ था। फिर उन्होंने कावड़ियों की बात, इससे पहले ताजिए की बात उन्होंने की। ताजिए की हमने इस बार मुहर्रम में ये नियम बनाया था कि ऊंचाई जो है उसकी एक लिमिट होगी, लेकिन आपने देखा एक जगह पर उससे एक लंबा बहुत ऊंचा ताजिया बना दिया गया, वो ऊपर बिजली की तार से छू गया। उस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो हमने बड़ी सख्त कार्रवाई उस पर भी की। फिर उन्होंने कावड़ियों की बात की। उन्होंने कहा कि आज ये फैशन हो गया है कि कावड़ियों को उत्पाती बोलो, उपद्रवी बोलो, आतंकवादी बोलो। ये कावड़िए जो 300-400 किलोमीटर चल करके आते हैं, तपस्या करते हैं, इनका मीडिया ट्रायल किया जाता है, ये गलत है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। वीर जी बताइए, कावड़ियों को लेकर तस्वीरें आती हैं जब वो उनकी नाराजगी फूटती है, कभी पुलिस के ऊपर भी, कभी आम लोगों के ऊपर भी, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनका मीडिया ट्रायल किया जाता है। नहीं, वो जनरलाइज करने की बात कर रहे हैं। आतंकी हैं कि आतंकी तो नहीं कहता कोई, आतंकी की उत्पाती तो हैं ही। और जो लोग तोड़ रहे हैं, सड़क पर तोड़ रहे हैं, वो चश्मे की दुकान को हमने तोड़ते हुए देखा, बाइक को तोड़ते हुए देखा, पुलिस वालों को पीटते हुए देखा, तो जाहिर तौर पर वो उत्पाती हैं और सरकार को उस पर भी देखना चाहिए। लेकिन जनरलाइज करने की बात मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि आप सभी कावड़ियों को ऐसा आतंकी, और आतंकी तो नहीं है। आतंकी का एक अलग मतलब होता है। अभी हम उस दिन देख रहे थे किसी घटना पे किसी ने कहा था कि वो पहलगाम जैसे ही धर्म पहचान कर रहे हैं, तो वो एक एक्सट्रीम एग्जरेशन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमने कहा था ताजियों की ऊंचाई का, और वो ठीक किया कि एक्शन लिया गया जब सरकार ने कुछ कहा है, तो ऐसा ही एक्शन जो उत्पाती हैं कम से कम उनके खिलाफ भी पुलिस ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं? मैं कह रहा हूँ कि उत्पाती यदि कोई भी है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए सरकार को। और सरकार में मुख्यमंत्री जी यदि ये कहते हैं कि नहीं उनके खिलाफ नहीं होगा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा, लेकिन उनको यदि इस तरह से कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया और यहाँ वो उत्पाती नहीं है, तो ये एक मैसेज। मैं पूछता हूँ, क्या ताजिए की लंबाई पर नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, लेकिन कावड़िए अगर कहीं कुछ उड़दंग करें तो उस पर सॉफ्ट रवैया है इस सरकार का? देखिए, ताजिए की और कावड़ियों की तुलना नहीं हो सकती। देखिए, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फीट के कहा था कि भाई 20 फीट के ऊपर आप मत बनाइएगा, लेकिन कहीं पर भी 20 फीट का कानून माना नहीं गया। 20 फीट से 40 फीट 35 फीट लेके गए। और फिर योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई हाई पावर तार से कनेक्शन हो गया और उसमें 3 लोगों के मर गए, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये राजस्थान में भी इस तरीके से लोग मारे गए, मध्य प्रदेश में भी हुआ। लेकिन उनको कहा कि सरकार ने 20 फीट कहा है तो हमें ऊपर लेके जाना है। कावड़ियों की बात जहां तक है कि भाई इतनी बड़ी यात्रा वो कर आते हैं, वो थके होते हैं, नींद नहीं होती है उनके, इतना संघर्ष के बाद वो लेके आ रहे हैं, और कोई टकरा जाता है, उनकी पवित्रता का नष्ट होती है। अगर किसी ने मारपीट कर दी, अगर वहां पर अपना गुस्से का इजहार किया, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर एक प्रकार से उनको पूरा उत्पादी बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यह सामाजिक तत्व है, यह बताया जा रहा है कि सारे कावड़ी इस तरह के होते हैं। और मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से इस तरह का चल रहा है, ये बहुत गलत है। कुछ कावड़ियों ने जरूर इस तरह से किया होगा, लेकिन उसको जिस तरीके से पूरी तरीके से पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ वही बताना चाह रहे थे कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया में लगातार एक मुहिम चल रही है कि कावड़ियों के खिलाफ बताने की भाई ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई दूसरे घुसपैठी है, ये उत्पात करने के लिए निकलते हैं, इन्होंने पूरा ट्रैफिक को जाम किया। मुझे लग रहा है ये गलत है। जो 200-300 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, 150 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, पैर सूज जाते हैं उनके, मतलब छाले पड़ जाते हैं, इतनी तपस्या से वो निकल रहे हैं, और 28 दिन की उनकी यात्रा है। उस समय उनको इस तरीके से, मुझे लगता है उनके बारे में कुछ घटनाओं की वजह से पूरे सारे कावड़ियों बिल्कुल पूरे सोशल मीडिया पे भरमार है इसके, सोशल मीडिया पे भरमार है इसकी। कर रहे हैं उनको तो उत्पाती कह सकते हैं ना। हाँ, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन उसके आधार पे पूरा सोशल मीडिया अगर इस तरह का माहौल बना दे कि कावड़ियों को लेकर मतलब आप पूरा निगेटिव लेकर चले। मुख्यमंत्री जी भी वही बात
देखिए ये जो है ना, जो विजय जी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं क्या उनको नहीं करेंगे। अरे भाई, भाजपा की ही सरकार उत्तराखंड में है, भाजपा की ही उत्तर प्रदेश में है, उन सब के खिलाफ मामले दर्ज हुए, उनको पुलिस पकड़ के ले गई जो ये सब करते हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जिसको भी ये भ्रम हो कि कांवड़ यात्रा कैसे होती है, किसी भी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर सिर्फ आधे घंटे आप कुछ मत करिए, उस रास्ते पर जाकर बैठ जाइए। वो जिस मटके में, कलश में जिसमें वो जल रखते हैं, उसके नीचे भी वो स्टैंड लगा के रखते हैं कि वो जमीन में छुए नहीं। जब वो कंधे से उतारते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं, ये कहा जाता है लेकिन जितने लोग डिबेट में बात करते हैं कुछ भी, हम लोग 10 सेकंड उस कांवड़ को नहीं उठा सकते हैं, 10 सेकंड। और वही वो आस्थावान है। अभी एक बात कही विजय जी ने, हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ी अच्छी बात थी, उसका मैं जिक्र कर दूं कि जब हम लोग उस कहाँ की घटना थी अभी, जहां गाड़ी फंसी हुई थी राजस्थान में, राजसमंद में, तो विजय जी ने कहा कि गांव था, गांव के लोग थे इसीलिए बच गए वो, ये शहर वाले होते तो नहीं बचते। ये जो कांवड़ लेकर जाने वाले लोग हैं, ये समाज की वो मजबूत बुनियाद हैं, वो किसी से कुछ नहीं करते। और ये बिल्कुल गलत है कि वो लड़ते चलते हैं या उनकी वजह से जाम होता है। आप जाइए देखिए, वो किनारे से निकल रहे हैं, एकदम किनारे वो अपनी कांवड़ रखते हैं, वहीं पे सुस्ताए, थोड़ी देर आराम किए, जो कुछ करना किए। हमने ये भी देखा कि गाड़ी वाले चलते हुए कई बार उनको लगता है कांवड़ यात्री कोई जा रहा है तो उसको पानी पिलाते हैं कि चलो इसको हम सेवा किए, हमको ही थोड़ा सा भगवान शिव की सेवा का अवसर मिल गया। ऐसे में जब कोई ये करता है, और एक और खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है, कुछ लोग, मतलब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का नैरेटिव है कि देवघर वाला तो बड़े शांति से लोग निकल जाते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले बड़े बदमाश हैं। ये भी सब बहुत गलत है। हाँ, ये कांवड़िया कोई भी गड़बड़ नहीं है, कांवड़िया भगवान भोले का भक्त है। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो उन्माद में आ जाएं, कभी कहीं कोई उत्पात करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानून काम कर रहा है, लेकिन बहुतायत लगभग 100% कांवड़िए सिर्फ और सिर्फ आस्था में। मैं ये बता दूं, जो आप बात कह रहे हैं, किसी ने पोस्ट किया था कल ये एक्स पर कि हजारों कांवड़िए, लाखों कांवड़िए बिहार में भी आते हैं, देवघर जाते हैं, वहां से वहां जल चढ़ाते हैं, लेकिन बिहार से कभी ऐसी कोई तस्वीर आपने नहीं देखी होगी कि कोई कांवड़िया कहीं पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। ये यूपी में होता है सबसे ज्यादा। एनीवे, अब आज की एक और बड़ी खबर है, इसकी बात हम कर दें। ईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब एक स्टेटमेंट पहले जारी किया गया उनकी तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चूंकि कोर्ट ने अभी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इसका संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए ईडी के आरोपों को अभी तक एग्जामिन करने का हमें मौका नहीं मिला है। इस बयान में कहा गया है कि वाड्रा कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईडी की चार्जशीट वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक साजिश का एक्सटेंशन है, लेकिन अदालत में उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे। इनके ऊपर हरियाणा में उसमें जमीन लेना, उसको डीएलएफ को महंगे दाम में बेच देना, उसका म्यूटेशन गलत तरीके से कराना, वो सारा पूरा मामला चल रहा है। सीबीआई का केस था, फिर वो ईडी ने पहली बार इनके ऊपर चार्जशीट की है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में दाखिल की है, जिसमें पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का ईडी की चार्जशीट में नाम आया है। लेकिन खबर यहां रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा बन गए हैं राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी ने पहली बार अपने बहनोई का, अपने जीजा जी का बचाव किया है खुलकर। और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात लिखी है और उन्होंने कहा है कि माय ब्रदर इन लॉ हैज बीन हाउंडेड बाय दिस गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 10 years। मतलब मेरे बहनोई को पिछले 10 साल से ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। और अब ये जो ताजा चार्जशीट है, ये उसी विच हंट का अगला कदम है। आई स्टैंड विद रॉबर्ट, राहुल गांधी ने लिखा, मैं रॉबर्ट के साथ हूं। प्रियंका और उनके बच्चे, ये उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है इस सरकार की वजह से। ये मैलिशियस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, स्लैंडर है, हैरेसमेंट है। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम है वो सब बहुत बहादुर हैं और सरकार उनके खिलाफ जो भी कर ले वो खड़े रहेंगे उसके खिलाफ, और अंत में सच सामने आएगा। तो रॉबर्ट वाड्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहली बार राहुल गांधी खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए दिखाई दिए। क्या बदल गया इस बीच में? आज इससे पहले तो राहुल गांधी ने कभी ये काम नहीं किया विजय जी। बिल्कुल पहली बार किया, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि पहली बार ये हो रहा है। और ये बात भी सच है, मतलब ये जो उन्होंने लिखा उसकी बात नहीं, लेकिन 10 साल से उनके खिलाफ कार्रवाई तो चल ही रही है और अलग अलग सरकारों में चली, राजस्थान की सरकार ने भी चलाई, हरियाणा की सरकार ने भी चलाई और केंद्र में भी लगातार उस पर चल रही है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को जितना जल्दी हो
उसको जहां तक पहुंचाना है कानून के रास्ते से वहां पहुंचाना चाहिए। कुछ एक्शन होता हुआ अब दिख रहा है। अब पहली बार एक्शन हुआ है। जैसे इनकी प्रॉपर्टी जो है 43 प्रॉपर्टी सीज की गई है, इनकी 37 करोड़ की कीमत की। तो ये एक्शन में पहली बार हुआ है 10 साल में, पहली बार मतलब कोई ऐसी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई हुई है अभी तक। ये जो चाहे प्रॉपर्टी अटैच करने की बात हो या चार्जशीट। बैंक का बयान आया 2023 में कि पेपर बाढ़ में बह गए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो जांच करने जब एसआईटी पहुंची थी गुड़गांव के बैंक तो बैंक ने कहा था कि भाई पेपर बह गए हमारे। और ईडी बुलाती रहती है इनको अक्सर पूछताछ के लिए। अभी बुलाया था 2-1 रोज पहले, प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस तक गई भी थी, उनके साथ गई थी। लेकिन अब उसमें पूरा परिवार एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे जीजा को परेशान कर रही है ये सरकार। देखिए बिल्कुल सही है। दो चीजें हैं इसके अंदर, ये कहना कि लैंड सस्ते में लेना, कमर्शियल बनाना उसको, और फिर उसको बहुत ही हाई कीमत में बेच देना। इसमें दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आती है, जो बहुत ही अहम आती है, वो ये आती है कि क्या 10 साल लग जाते हैं हमारे को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने में? क्या उसके बाद, और इसकी टाइमिंग, अब टाइमिंग देखिए, जब भी कोई मेजर इलेक्शन आने वाला होता है उस समय पे ये बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है सडनली इन्वेस्टिगेशन, और ये बातें और ये बातों को उछाला जाता है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अगर इतने सालों से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई, और उसको क्यों नहीं एक्सेलरेट किया गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अनगिनत बार हम ही लोग ये कहानी रिपीट कर चुके हैं, इससे जमीन खरीदी, इतने में खरीदी, उसको बेची। चुनाव के वक्त बिहार में अपराधी एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर ईडी एक्टिव हो जाती होगी चुनाव के वक्त। त्रिपाठी जी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जीजा के साथ खड़े होने का और जीजा की तरह से उन्होंने ब्रदर इन लॉ का मतलब शब्द का इस्तेमाल भी पहली बार रॉबर्ट के लिए। इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ नहीं, मतलब उसके सपोर्ट में आकर केवल कानूनी लड़ाई के तौर पर नहीं कहा है। ये ठीक कह रहे हैं, परिवार के तौर पर, सिर्फ नाम लेके नहीं कहा, माय ब्रदर इन लॉ। यस, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए हम सबको ध्यान में है कि जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी तो खरगे जी काला कपड़ा पहन के निकले थे, बड़ी चर्चा हुई थी उस चित्र की। लेकिन हम सब के ध्यान में से उतर गया है कि जब पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कार्रवाई हुई थी तो बाकायदा जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही। राहुल गांधी अगर यहां आके कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, यह समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो चूड़ी ज्यादा टाइट हुई है, इसको समझिए दोनों का फर्क। अभी तक धरना प्रदर्शन था, अब साफ साफ कि हमारा बहनोई अब फंसाया जा रहा है। और देखिए मैं भी इस पे थोड़ा सा, मुझे नहीं समझ में आता है जो बहल साहब ने कहा, और मतलब उसको यूं समझे भाई, देखिए काम धंधा जो कर रहा है वो तो ये करेगा ही, सस्ते में जमीन ले लिया, महंगे में जमीन ले लिया, मुनाफा ज्यादा कमा लिया, वो सब तो खूब चलता है। कहां क्या गड़बड़ हुई है उसको हमारी एजेंसी 10 साल में नहीं पकड़ पा रही, ये बड़ा सवाल है। और इस पर इस सरकार को जवाब देना है। जो भी मामले न्यायालय तक जा रहे हैं, क्या उन मामलों में वो जिसको हम कहते हैं ना कि वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन जज के सामने गए तो कहे फैक्ट ही नहीं है, एजेंसी ने कुछ रखा ही नहीं, एविडेंस ही नहीं रखा, या एविडेंस तब तक नहीं रखा जब तक उनको लगता है कि ठीक है इसको थोड़ा लेवल अप करना है या नहीं करना है। ये बड़ा मसला है और इस पर देश की जनता ध्यान रखे हुए। ऐसा मत समझिए कि वो नहीं ध्यान रखे। बीजेपी के समर्थक पूछते हैं क्या क्या हुआ, नहीं, वो ज्यादा पूछते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आप बार बार ये कहते हैं 2G जीजा जी और क्या क्या कहते थे, तो बताइए ना रॉबर्ट वाड्रा पे क्या कार्रवाई हुई। लेकिन हां, अगर राहुल गांधी अपने बहनोई के लिए इस तरह से खड़े, परिवार तो खड़ा होना चाहिए, परिवार में तो खड़ा ही होना चाहिए, अगर इस तरह से खड़े हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ चूड़ी टाइट तो हो गई, मतलब मुश्किल बढ़ रही है रॉबर्ट वाड्रा की। ओके, अब ये जैसे मैंने आपको बताया, ये रॉबर्ट वाड्रा अजित पवार नहीं है ना। हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा अजित पवार नहीं है, पार्टी बदल नहीं सकते, इसलिए जांच हो रही है। अजित पवार बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन उनके दर्द बेचारे का पार्टी नहीं ले रही है, वही नहीं ले रहे। एनीवे, अब ये दूसरा मामला है एक और। अभी आपने कहा चुनाव आता है तो ये कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं, अब देखते हैं ये भी उससे जुड़ी है क्या। ईडी ने दूसरी कार्रवाई करते हुए, ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। ये शराब घोटाले का मामला है, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और ये पहले 2100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था, बाद में इसको रिवाइज किया गया कि देखो घोटाला और बड़ा है, अब ये 3200 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी बता रही है। और इसमें भिलाई में ईडी ने छापे मारे थे जहां पर भूपेश बघेल का घर है, और भूपेश बघेल भिलाई में ही थे उस वक्त, और कुछ घंटे वहां पर तलाशी ली गई है, और फिर चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी क्या बता दें आपको, आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, आज चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया है। और उस वक्त हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा जाना था,
हालांकि ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने आज खूब हंगामा भी किया है, लेकिन यहां भी आरोप क्योंकि कई लगे हुए हैं उस सरकार के ऊपर। शराब घोटाले की बात की जाती है, और भी कई तरीके के आरोप उस वक्त लगे थे जब चुनाव था छत्तीसगढ़ में, और अब उनके बेटे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महादेव ऐप का आपको मामला याद होगा, उस वक्त ईडी ने यह भी कहा था कि 500 करोड़ रुपए की रिश्वत इन महादेव ऐप चलाने वालों ने दी है भूपेश बघेल को, ऐसा हमारे सामने मामला सामने आया है। लेकिन ये मामला जो है, ये शराब घोटाले का मामला, ये राजस्व चोरी का मामला है कि शराब पर फर्जी स्टिकर लगा करके, और वो स्टिकर बताया कि यूपी में कहीं से बनते थे, वहां से लाए गए और वो फर्जी स्टिकर लगाए गए, क्योंकि उसी से वो रेवेन्यू जो है वो पता लगता है कि भाई वो दर्ज होता है, वो ये एक बोतल बिकी शराब की तो वो स्कैन करते हैं उसको। तो ये मामला तो बड़ा था ये, लेकिन अब उनके बेटे की गिरफ्तारी इस मामले के अंदर हो चुकी है। बताइए विचंट जी। नहीं, देखिए ये आरोप तो लगेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए आमतौर पर ऐसी कार्रवाई होती है तो गड़बड़ नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, ऐसा कतई नहीं होता है। ये नहीं होगा किसी ईमानदार आदमी को फंसा दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर बेईमानी का आरोप है तो क्या आप साबित करने तक बढ़ रहे हैं? 2019 से 2022 के बीच का ये मामला है। भूपेश बघेल की सरकार थी और रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए इसमें हवाला का भी मामला है, मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है, ये अलग अलग तरह से कहें तो कई तरह के मामले इसमें जुड़ते हैं। और सवाल लेकिन फिर वही उठता है कि क्या ये जो सारी कार्रवाई हो रही है इसमें पैटर्न जनता देख रही है? मैं हम लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं। पब्लिक को अगर पैटर्न दिखने लगेगा तो ये अच्छा नहीं है, और जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो पब्लिक चाहेगी, जनता चाहेगी, लोकतंत्र में लोक सबसे बड़ा होता है, उसके सामने यह आए कि अगर इनके ऊपर बेईमानी का आरोप लगा तो कहां तक अंतिम परिणति तक पहुंचे, जिसको लॉजिकल कंक्लूजन कहते हैं, वो होता हुआ दिखे। लेकिन फिलहाल तो ये आरोप लगेगा, और शराब घोटाला तो हुआ था, इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। अब चैतन्य भाई भी थे, मतलब भूपेश जी के, ये थोड़ा सा एक दरअसल एक होटेलियर, एक व्यवसायी, उनके यहाँ पर ठिकाने पर भी कार्रवाई हुई थी अभी इसी कड़ी में, भिलाई में भी उन पर हुई थी कार्रवाई। वो बताते हैं कि भूपेश बघेल के करीबी थे, फिर इनके घर पर भी गई पुलिस, अब वहां से क्या मिला, क्या रिकवर हुआ ये नहीं मालूम है, लेकिन उनके बेटे को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कछुए की दौड़ होती है ना, खरगोश कभी कभी तेज दौड़ लेता है फिर आराम कर लेता है, तो ऐसे होता है कभी चैतन्य तक दौड़ के वहां पर अरेस्ट कर लिया, फिर वो क्या नाम है उनका, कविता जी नाम था ना तेलंगाना की, अब वहां तक खरगोश नहीं पहुंचा, के कविता, और वो केजरीवाल साहब तक भी नहीं पहुंचा। तो ये एक तो मुझे लगता है ईडी सीबीआई का जीपीएस सिस्टम ठीक करवाइए आप। सर आप जो है ना, मुझे नहीं पता था, सब कहते हैं, हमको लगता था कि आप अरविंद जी के बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन आप तो, मैं जीपीएस की बात कर रहा हूँ, ईडी जीपीएस है ना, उसका ठीक चल रहा है। अच्छा ठीक, आ गया। देखिए अब इस मामले में आगे क्या होता है।